नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और इसी के साथ में हम क्लास की रिवीजन करेंगे और उसके आगे हम क्लास के रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको हिंदी व्याकरण का फर्स्ट क्लास लिया था, जिसमें मैंने समझाया था भाषा क्या होती है। भाषा से शुरू करेंगे, भाषा के बाद में हम वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड के बाद में शब्द पढ़ेंगे। शब्द बहुत सारे होते हैं, शब्द के बाद में हम वाक्य पढ़ रहे होंगे, वाच्य पढ़ रहे होंगे, और फिर इसी के साथ में और बहुत सारी इन्हीं शब्दों में संज्ञा सर्वनाम वगैरह पार्ट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने भाषा पढ़ी थी। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मैं अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाऊंगा और दूसरों के भावों और विचारों को भाषा के ही द्वारा समझूंगा। और अगर भाषा ना हो तो हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक, मतलब खुद के मन के विचारों को या कुछ कहना चाहते तो हमें उसके लिए भाषा चाहिए। जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ये व्याकरण, तो उसके लिए मुझे भाषा चाहिए, और वो हिंदी भाषा है जिसके माध्यम से मैं आपको ये चीजें समझा पा रहा हूँ। ठीक है ना? फिर भाषा के उदाहरण क्या है कि पूरे अमूमन पूरे विश्व में 3,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती, जिनमें से कुछ भाषाओं के एग्जाम्पल मैंने जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, जापानी, जर्मन, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, ये सब बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के मुख्य रूप से 3 टाइप्स बांटे गए हैं। एक अभी 2 दिन पहले या एक दिन पहले एक लड़की मेरे से कह रही थी क्लास में कि भैया हमारी मैम ने सांकेतिक भाषा को गलत बता रखा है, कि सांकेतिक भाषा नहीं होती, कोई भी भाषा नहीं होती ऐसी। जैसे मैंने बता रखा है, भाषा की मुख्य 3 टाइप हैं, जैसे कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं होती। तो मैंने उससे यही कहा कि देखो बेटा, मैम की मैम जाने, लेकिन 3 भाषाएं होती। बिल्कुल सही बात है। आप अगर कई किताबें चाहें तो मैं आपको कई किताबें रेफरेंस में दे सकता हूँ, और इनके एग्जाम्पल भी दिए सर दिए देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चे कहेंगे कि अच्छा लो भैया, वो जो संकेत है उस पर ट्रैफिक लाइट पे जो सॉरी ट्रैफिक सिग्नल्स पे छपे रहते हैं या लाइट जल रही है, तो वो तो हमें पता है, लिखित में ही तो है। लेकिन एक एक सेकंड, जब कोई व्यक्ति आपकी तरफ ऐसे इशारा करता है, वो तो कहीं नहीं छपा है, इसका मतलब क्या है? ये तो इशारा ही है ना, तो इसे भी सांकेतिक भाषा ही कहा जाएगा। एक हमारे कवि हुए हैं बिहारी। बिहारी मतलब बिहार से नहीं है, बिहारी उनका नाम था। उनका एक दोहा है कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नए नए बात। ये सांकेतिक भाषा का ही तो उदाहरण है। इसमें कौन सी लिखित भाषा या मौखिक भाषा हुई? जैसे कहत नटत, जैसे एक शोक सभा होती है, शोक सभा में क्या होता है, एक नायक नायिका जाते हैं, सबके मेल फीमेल जो कि दंपति होंगे या प्रेमी होंगे, जाते हैं। तो नटक, तो नायक बैठता है पुरुषों में, नायिका बैठती है स्त्रियों में। तो नायक से नायक कहता है उससे, नायिका से, चलो बहुत टाइम हो गया। नायिका मना कर देती। मना करने का अंदाज इतना अच्छा लगता है कि वो रीझ जाता है। कहत, नायक कहता है, नटत, वो मना करती है, रीझत, रीझ जाती है। तो सॉरी बेटा, हम माफी चाहेंगे। उसका रीजन ये है कि थोड़ा सा ग्लिच प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वो कहता है, फिर नटती मतलब मना करती है। इसके मना करने के अंदाज पे वो रीझ जाता है। ये सब देखती है तो वो कहती है कि बताओ कितना बेकार आदमी है कि इतना मना करने के बाद भी देखो क्या कर रहा है। कहत नटत रीझत खीजत, इसे गुस्सा आने लगता है कि बताओ कैसा आदमी है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत, है ना? तो अब क्या होता है, थोड़ा सा विचार बदलते और वो कहती है कि हाँ चलो ठीक है, और वो दोनों बाहर निकल जाते। यहाँ देखना, केवल और केवल ये बात कैसे हुई? क्या लिखित में उन्होंने चिट्ठियां लिखी एक दूसरे को, मैसेज भेजे? नहीं। क्या उन दोनों ने आपस में बोल करके बात की? नहीं। उन दोनों ने बात कैसे की? केवल और केवल इशारों में, आंखों के इशारों में। बोले, जैसे मान लो क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं और क्लास चल रही है। पहले बच्चे ने दूसरे से कहा, चलो फिर कहाँ पानी पीने। ये केवल और केवल उसने इशारे किए, कहा भी नहीं, केवल
खड़े हुए चले गए, दोनों में ने आपस में कोई बात ही नहीं की, न मौखिक रूप में न लिखित रूप में। ये कौन सी बात हुई? केवल और केवल सांकेतिक। तो सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है ना। जो लोग नहीं मानते नहीं होती, हो सकता है उनके लिए ना हो, लेकिन मैं पढ़ा हूं और मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ा हूँ, तो तभी बता रहा हूँ सांकेतिक भाषा होती है। फिर समझते मौखिक भाषा कौन सी होती है? वह भाषा जिसे बोलकर सुनकर प्रकट किया जाता हो, जैसे वार्तालाप करना या भाषण देना या संगीत या रेडियो वगैरह, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये बोल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लिखित भाषा कौन सी होती है? वह भाषा जिसे हम लिखकर या पढ़ करके प्रकट करते हैं, जैसे कि अखबार, किताब, संदेश वगैरह, या जो मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पर लिखना से हम पट्ट पर वगैरह। ये सब सांकेतिक भाषा के उदाहरण क्या है? कि वह भाषा जो हम संकेतों या इशारों के द्वारा देते हैं, जैसे कि इशारे करना, यातायात चिन्ह जितने भी होते हैं वो, यार सिग्नल्स पे जो चिन्ह होते हैं, सिग्नल्स पे चिन्ह जैसे कि रेड लाइट वगैरह जो होती है, लाल बत्ती वगैरह, वो भी सब सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। उसमें कौन सा कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर भी हम सब रुक जाते हैं क्योंकि वो सिग्नल दिख रहा है हमें, इस वजह से सांकेतिक भाषा है। भाषा के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे कि एक मातृभाषा होती है, दूसरी राजभाषा है, तीसरी राष्ट्रभाषा है, चौथी संचार भाषा है, और भी भाषाएं होती है। लेकिन आपके क्लास तक ये बहुत है, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिया मैंने, यूं समझो। इसे पढ़ करके लोग टीजीटी तक की परीक्षाएं दे सकते हैं आराम से। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जो हमें हमारे परिवार के द्वारा, हमें हमारे रिश्तेदारों द्वारा प्रदान की जाती है। सीधी सी बात है, परिवार द्वारा जो मिले। जैसे मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, उस परिवार में हिंदी बोली जाती थी, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है। कोई बच्चा जो अंग्रेजी सभ्यता में पैदा हुआ, उसके घर वाले अंग्रेजी में बात करते हैं उससे, तो उसकी मातृभाषा इंग्लिश है। फिर देन हम बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा कौन सी होती है? वह भाषा जिसे किसी देश की आधिकारिक गतिविधियां चल रही, जिसमें किसी देश की आधिकारिक गतिविधियां, जैसे कि भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत में 14 सितंबर 1949 को, ध्यान से सुनना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर, राजभाषा के तौर पर, फिर मैं कह रहा हूँ राजभाषा के तौर पर, ना कि राष्ट्रभाषा के तौर पर, राजभाषा के तौर पर अपनाया गया था, संविधान में लिखा गया था। हालांकि संविधान में और भी 22-23 भाषाएं हैं जो बन चुकी हैं राजभाषा। फिर बात करें राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश की एकता और संस्कृति की पहचान होती है, एकता को बल देती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी अमूमन भारत के 6-7 राज्यों में बोली जाती है, समझी जाती है, उसके अदर नहीं बोली जाती। केरला में मलयालम चल रही है, तमिलनाडु में तमिल चल रही है, तेलंगाना में तेलुगु है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है ना, उधर कर्नाटक में कन्नड़ है, गोवा में कोंकणी वगैरह। ये मतलब कि हर जगह की साउथ इंडियन लैंग्वेज तो हर हर जगह की अलग अलग है। हमारे उधर मतलब उत्तर भारत की भाषाएं जो है वो हिंदी से थोड़ी बहुत रिलेटेड है। हिंदी से रिलेटेड मतलब कैसे? कि आप जैसे हरियाणा में जाओगे तो हरियाणा की जो भाषा है वो हिंदी से रिलेटेड है, थोड़ी बहुत आप समझ सकते हो। और भाई थारे को हमारी बात समझ में आ रही है? हम मन ने घनी प्यास लगी से, तो मन ने मतलब मुझे घनी नहीं समझ में आया, लेकिन प्यास तो समझ में आ रहा है। हालांकि घनी भी हिंदी शब्द है, हिंदी का ही एक शब्द है। तो इस तरीके से उत्तर भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, पंजाब का कुछ क्षेत्र, गुजरात का थोड़ा बहुत कुछ क्षेत्र, राजस्थान का ज्यादातर लगभग सभी या थोड़ा बहुत क्षेत्र छोड़ करके, मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ का थोड़ा बहुत क्षेत्र, इन सब में हिंदी बोली जाती है, इस वजह से, ठीक है ना। लेकिन इसे हम राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकते, ये पूरे देश में नहीं बोली जाती। पूरे देश में जो भाषा बोली जाती वो राष्ट्रभाषा कहलाती। तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर हम बात करें आगे संचार भाषा। संचार भाषा क्या होती है? वह भाषा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, मतलब कि ऐसी भाषा जिसमें दो या दो लोग, दो देश या दो राज्य आपस में बात कर सके, आपस में कोई समझौता कर सके, या कोई भाव या विचार बदल सके, एक दूसरे को आदान प्रदान कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो उनकी संचार भाषा क्या होगी? जैसे मेरी और आपकी जो संचार भाषा वो क्या है? अभी हिंदी है। मैं आपको इंग्लिश का लेक्चर लेके, मतलब इंग्लिश का लेक्चर पढ़ा रहा होता है, इंग्लिश में बात कर रहा होता, तो हमारी आपकी संचार भाषा कौन सी होती? इंग्लिश हो जाती। फ्रेंच में पढ़ा रहा होता तो फ्रेंच हो जाती है ना। इस तबारदल लितरे तरह दुरुस्त, अगर ये फ्रेंच में पढ़ा रहा होता तो आपकी फ्रेंच हो जाती है ना। ये एक किताब का नाम है, ठीक है। गारसा दत्तासी ने लिखी है ये।
फिर हम बात करेंगे इन्हीं भाषाओं के बाद में अगला जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट क्या है, आपकी बोली। इन्हीं भाषाओं के बाद में क्या आ जाता है, आपकी बोली आ जाती है। आती बच्चों बोली। लेकिन बोली होती क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, तो ध्यान से समझेंगे जरा। बोली एक्चुअल में होती क्या है। बोली भाषा का छोटा क्षेत्र है, या इसे यूं लिखा जाए कि बोली छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है। साथ ही साथ एक और पॉइंट ध्यान रखना, लिखेंगे बोली का व्याकरण नहीं होता। ठीक, ध्यान से समझना। बोली क्या है, किसी एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कैसे, जैसे आप वृंदावन कभी गए हो तो वृंदावन की भाषा कौन सी, ब्रज भाषा वगैरह है, ब्रज में बोली जाती है। हालांकि ब्रज भाषा कह देते हैं उसे, उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन है कि सूरदास को जाता है पूरा श्रेय, कि सूरदास जी ने इतना अच्छा साहित्य लिखा उस बोली में कि उस बोली को बोली ना कहते हुए भाषा कहने लगे लोग, ब्रज भाषा कहते, ब्रज बोली नहीं। हालांकि वो बोली ही है। कैसे कि वहां जाओगे तो आप कैसे कहेंगे, ये मारो लाला से, मेरे लाला से बात करा दो ने, मेरा लाला बड़ा सुंदर लगे। हाँ भैया, ये ये वहां की ब्रज भाषा है। आप कहीं और जाओगे थोड़ा बहुत तो भोजपुरी वगैरह, ये भाषा नहीं है, बोली है, क्योंकि इसका साहित्य नहीं है। भोजपुरी मतलब एक ठो बात कहें तोहरा से, तोहरा के समझ नहीं आवत है, तोहरा के बात समझाए खातिर हम एक ठो बात कहे चाहे, अगर समझ सको तो सुना तनिक हमका। ये है इलाहाबादी है, अलग इलाहाबादी जो भाषा है वो अलग बोली है, वो है ना। ए बबुआ, तोहरा के समझ आवे, इलाहाबादी है। तो हर एक जगह की अलग अलग बोली है, लेकिन उस बोली का अपना व्याकरण नहीं है, और यही कारण है कि वो भाषा नहीं। छोटे क्षेत्र में बोली जा रही, जब बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी और साथ ही साथ उसका कोई व्याकरण होगा, व्याकरण मतलब उसके कोई नियम होंगे, नियम होंगे तो वो भाषा बन जाएगी, अगर नियम नहीं होंगे तो वो बोली ही रहेगी। ठीक है ना। बोली के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट। इसमें से एक ये है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, मतलब सीधी सी बात है, व्याकरण नहीं है तभी तो नहीं लिख पा रहा, क्योंकि उसके नियम ही नहीं है। नियम होंगे तो पाएगा, कोई बच्चा कुछ और कह रहा है, कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा है, तो कैसे ही काम चलेगा। अगर उसके कुछ नियमों का होता तो समझ में आता। फिर आप देखोगे क्या, फिर हम लिखेंगे बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। व्याकरण मतलब नियम, नियम नहीं हो। 2 पॉइंट है, हेडिंग बना के लिख लो में, हिंदी भाषा की कुछ बोलियां। हिंदी भाषा की कुछ बोलियां क्या है, हिंदी भाषा की कुछ बोलियां हैं, जैसे तो उदाहरण के तौर पर है आपकी ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, मगधी, और अवधी। अवधी आपने सुनी होगी, जो रामायण में लिखी, वो सब अवधी है। और मेवाती,
भोजपुरी, ये सब बोलियां हैं, या मैथिली, ठीक, ये सब बोलियां हैं, सबकी अलग अलग बोलियां। थारे को हमारी बात समझ हमारी, थारे को बड़े प्यार से समझा रिया से, समझ जा हमारी बात, घड़ी सूदी बात कहूँ सू, ये हरियाणवी है ना, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं। फिर इसके बाद में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखो जरा ध्यान से, अगला पॉइंट हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, दूसरा पॉइंट होगा हमारा लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, स्क्रिप्ट मतलब किसी भी भाषा की, तो क्या है, मैंने गलत लिख दिया, ब्लैक और ब्लू पेन से, किसी भाषा के लिखने के ढंग, मतलब तरीके, ढंग को लिपि कहते, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी कैसे लिखी जाती है, अ आ इ ई, ये लिपि है। ए बी सी डी, ये लिपि है। दूसरी कोई भाषा, मान लो चाइनीज भाषा कोई ऐसे कुछ लिखी जा रही है, तो ये लिपि है। ये क्या है, लिखने के ढंग है सबकी, स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है। फिर देन हम अगली बात करें कि उदाहरण के तौर पे उदाहरण लिखें, उदाहरण से लिपि लिखेंगे, तो ये सामने इसकी भाषा होगी, कौन सी लिपि कौन सी भाषा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम लिखें, देवनागरी लिपि है। इस लिपि की कौन कौन सी भाषाएं, सबसे पहले तो हिंदी है हमारी, कौन सी भाषा है बेटा, जैसे बच्चों कौन सी है, हिंदी है, हिंदी। फिर संस्कृत, संस्कृत की भी वही है, संस्कृत। फिर मराठी, मराठी, मराठी के बाद बोडो वगैरह ये सब है, नेपाली वगैरह ये देवलिपि, देवनागरी लिपि। दूसरी बात करें आपकी गुरुमुखी, गुरुमुखी जो लिपि है उसकी भाषा कौन कौन सी है, उसकी भाषा देखोगे पंजाबी, कौन सी है बच्चों, पंजाबी, ठीक। फिर आप जाओगे तीसरे पे जिसका नाम है तमिल, तमिल लिपि की कौन सी वो है भाषा, आप देखोगे तमिल की, तमिल की लिपि अलग। फिर देखोगे चौथे नंबर पर जिसे रोमन कहते हैं, रोमन भाषा, रोमन सॉरी रोमन लिपि, रोमन लिपि भाषा, मतलब भाषाएं कौन, रोमन तो एक लिपि है, और उस लिपि में कौन कौन सी भाषाएं चल रही है, जैसे देवनागरी में हिंदी वगैरह, जैसे रोमन में अंग्रेजी चल रही है, अंग्रेजी, ठीक। एक जर्मन चल रही है, एक फिर एक फ्रांसीसी चल रही है, फ्रांसीसी, और भी तमाम भाषाएं हैं। और हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे फारसी में कौन सी लिपि है, फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो फारसी लिपि में उर्दू लिखी जाती है, उर्दू। तो एक फारसी तो लिखी जाती है ना, इस तरीके से। फिर छठवें नंबर पर फिर हम और आगे बढ़े तो बंगला में कौन सी लिपि लिखी जा रही है, बंगला में आपकी लिखी जाती है बंगाली, बंगाली लिपि लिखी जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये सब लिपियां हैं, लिपि मतलब लिखने के ढंग, स्क्रिप्ट, अक्षर, सीधी सी बात, अक्षर ऐसे समझ, ठीक है। और ये जो भाषाएं हैं उन्हीं अक्षरों के द्वारा भाषा लिखी जाती है, लेकिन उस भाषा के मीनिंग शब्द अलग अलग होंगे, ठीक है ना। हिंदी संस्कृत दोनों सेम लिखी जाती है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होंगे शब्दों के, ठीक, लिखने के ढंग एक ही होता है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में हम बेटा पढ़ने वाले हैं आपके, 1 मिनट हमें देंगे, जरा हम ये देखें आपकी क्लास सही रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही ढंग से रिकॉर्ड हो रही है, बहुत 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 बहुत। और फिर हम इसके आगे देखेंगे, देखो जरा,
फिर हम इसके आगे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट है व्याकरण। क्या कहते हैं जिसे? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बच्चों? तो व्याकरण के लिए हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको और ढंग का यज्ञ का है उसमें आधा व्या है, आधा वा। व्याकरण क्या होता है तो हम इसे लिखें व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का कराता है। व्याकरण हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण मतलब कुछ नियम, जैसे कि हिंदी जिस तरीके से पढ़ी जाती है उसमें कॉमा लगाए जाते हैं, पूर्ण विराम लगाया जाता है, मतलब अल्प विराम लगाया जाता है, अर्ध विराम लगाया जाता है, ये नियम हमें व्याकरण में पढ़ने को मिलता है। व्याकरण एक शास्त्र है, 6 शास्त्र होते हैं उसमें से एक शास्त्र व्याकरण है। ये वो शास्त्र है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि किसी भी भाषा को पढ़ने का शुद्ध तरीका क्या है, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने का तरीका क्या है। ये सारी चीजें हमें व्याकरण से पता चलती है। अगर हम और आगे देखें तो हमें पता चलेगा व्याकरण के अंगों के बारे में, फिर हम और अच्छे से पढ़ पाएंगे। व्याकरण के अंग क्या होते हैं? व्याकरण के अंग जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कितने? व्याकरण के प्रमुख रूप से 4 भेद हैं। भेद है मतलब प्रकार है। नंबर 1 कौन सा? जिसे कहा जाता है वर्ण विचार। ठीक। सेकंड हम देखेंगे क्या है आपका शब्द विचार। ठीक। तीसरा हम देखेंगे आपका शब्द के बाद में पद बन जाता है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो पद विचार। और जब पद बन जाता है तो पद बनने के बाद में वो बनाते हैं वाक्य, तो वाक्य विचार। कुछ ये व्याकरण के 4 टाइप हैं। इनमें से 3 आपको सामान्यतः पढ़ने को मिल गए होंगे जो मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। इनमें से पहली हेडिंग डालेंगे हम अपनी, इसमें से देखेंगे जरा क्या है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है बच्चों? तो वर्ण विचार भाषा का वह मतलब रूप है, व्याकरण का वह रूप है, जिसमें वर्ण से संबंधित नियम व शुद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। हम लिखेंगे में वर्णों से संबंधित शुद्धि व नियमों की जानकारी प्राप्त होती। सेकंड क्या है आपके? देखो वर्ण विचार में क्या होगा, वर्णों से संबंधित शुद्धि नियमों के विचार, नियमों की जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा है आपका शब्द विचार। शब्द विचार क्या होगा? सेम टू सेम यही डेफिनेशन, बस थोड़ा सा बदल जाएगा क्या कि इसमें शब्दों से संबंधित शुद्धि व नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे वर्ड से संबंधित, तो हमें वर्ड विचार पूरा पढ़ने को। फिर हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे शब्द विचार, तो उसमें शब्दों से रिलेटेड सारी चीजें मिल रही, उसी शब्दों के बनने के प्रक्रिया के बाद में हम ये देख रहे होंगे कि शब्दों के प्रयोग को जब हम देखेंगे तो उसमें पद की जानकारी मिलेगी। जैसे कि तीसरा हम हेडिंग डाल लेंगे क्या कि पद विचार। पद विचार बच्चों, पद विचार क्या है?
इसमें इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण व अव्यय के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। संज्ञा, सर्वनाम वगैरह इन सब के क्या नियम होते हैं, ये सब हम प्रयोग के आधार पर जब हम वर्णों मतलब शब्दों के मतलब वर्गीकरण की बात कर रहे होंगे तब हम पढ़ रहे होंगे कि क्या नियम होते हैं। ठीक है, चौथा हम टाइप पढ़ेंगे इसके, चौथा टाइप पढ़ेंगे हम वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? वाक्य विचार में बच्चों हमें पढ़ने को मिलता है इसमें वाक्य के अंग, भेद व नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान से देखना क्या है इसमें, वाक्य से संबंधित अंग क्या होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के भेद अलग अलग टाइप से होते हैं, तो वो पढ़ने को सब मिलेंगे, है ना, ये सारी चीजें। तो इसके अलावा हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, तो हम पढ़ पा रहे होंगे अगला चैप्टर जो कि वर्ड है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आप सबने लिख लिया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, फिर भी 1 मिनट में मैं आपका रिवीजन कराई दे रहा हूँ सारा का सारा। ठीक है ना, हमने आज की क्लास यहाँ से शुरू की थी। बोली, बोली क्या होती है? किसी भी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है, या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, व्याकरण, बोली का कोई अपना व्याकरण नहीं होता। बहुत सारी बोलियां हैं हिंदी की, जिनमें से कुछ मैंने लिख रखी है, जैसे ब्रज भाषा। ब्रज कौन सी है? ब्रज वो है, जैसे मैं बताऊं कि सूरदास जी का पद है शायद, अगर दस खान का पद है वो सुनाई देता हूँ कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन इबाजत पीरी कछोटी, और वाछवे को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुन ले गए माखन। है ना, ये रसखान जी का एक पद है, या सूरदास जी के है कि मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय नदिया के किनारे गौवन के, सॉरी, भोर भय गौवन के पीछे, दाऊ मोए पठायो, मैया मोरी मैं नहीं मां लिखायो। तो ये आपकी ब्रज भाषा है। खड़ी बोली, खड़ी बोली, तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब खड़ी बोली है। या हरियाणवी भी खड़ी बोली का एक पार्ट है। हरियाणवी के मन ने थारे से बात करनी से कि तू ना बड़ी घड़ी चौखी बात करे, इस तरीके की। मगधी है, अवधी है, मेवाती, अवधी, तमाम अवधी में पूरी रामायण लिखी गई, वो अवधी भाषा ही है ना। मेवाती, भोजपुरी, मैथिली, ये सब बोलियां हैं हिंदी की, और भी बहुत सारी बोलियां। तो ये बोली एक पार्ट है, क्योंकि भाषा का ही पार्ट है, छोटे स्तर पे बोली जा रही है, और ये हिंदी की ही है, लगभग हिंदी जैसी बोली जाती है। तो सुनने में हिंदी लगेगी, लेकिन हिंदी ना होते हुए हिंदी का पार्ट होगा, जिसे बोली कहते हैं। फिर आप देखोगे लिपि क्या होती है। जब हमने भाषा पढ़ाई आपको, तो भाषा के बाद में लिपि पढ़ना बेहद जरूरी। लिपि मतलब कि किसी भी भाषा के लिखने का ढंग, जैसे ये जो मैंने लिख करके आपको बताया है, ये तरीका है, ढंग है। का कबूतर को कैसे बनाएंगे, का पे छोटी की मात्रा कैसे लगाएंगे, इधर लगाएंगे इधर लगाएंगे, ये लिपि है। ठीक है ना, मतलब वर्डों के लिखने का तरीका, अक्षर लिपि में आ जाती है। स्क्रिप्ट, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को या तरीके को लिपि कहा जाता है। लिपि कई है, बहुत सारी है, जैसे ब्रह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, ये सब खरोष्टी लिपि है, ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये बहुत, जब बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो है।
फिलहाल में हम यहाँ छोटे स्तर पे पढ़ रहे हैं, तो देवनागरी, जिसकी देवनागरी लिपि है, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, हिंदी, मराठी, नेपाली, आपकी बोडो वगैरह, संस्कृत वगैरह, ये सब। गुरुमुखी कौन सी है? गुरुमुखी एक लिपि है जिसकी भाषा है पंजाबी। तमिल एक लिपि है जिसकी भाषा है तमिल। रोमन एक लिपि है जिसकी भाषाएं बहुत सारी है, जिनमें से कुछ भाषाएं जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी आपके सामने लिख रखी है ना। स्पेनिश भी रोमन भाषा की ही एक मतलब रोमन लिपि की ही एक भाषा है। फारसी में फारसी आ जाती है, उर्दू आ जाती है। बंगला लिपि में कौन सी? बंगाली है। फिर हम व्याकरण पढ़ा हमने, आप मतलब हमने पढ़ा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान रहे, हिंदी के व्याकरण द्वारा हिंदी के ही भाषा की शुद्धि का ज्ञान प्राप्त होगा, इंग्लिश की नहीं। इंग्लिश के व्याकरण के लिए इंग्लिश का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रहे। ठीक, व्याकरण के कुछ अंग होते हैं जिनमें से प्रमुख 4 रूप से बांटे गए: वर्ण विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होगा? वर्णों से शब्द का पता चलेगा, मतलब वर्ड कोई भी कैसे बनाया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कहाँ बोला जाएगा। शब्द विचार में आपको पता चलता है शब्द से रिलेटेड अशुद्धि या शुद्धि के शब्द को कैसे पढ़ा जाएगा, शब्द क्या होता है, ये सब चीजें, ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। पद विचार में क्या होगा? इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, निपात या संबंध बोधक या विस्मय आदि बोधक, इन सब बातों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बारे में क्या होते पद, समझना जरा। जब कोई शब्द, जैसे राम लिखा है, राम एक शब्द है, जब राम शब्द जब किसी वाक्य में यूज होगा तो वो पद बन जाएगा, और फिर उसकी अपनी एक पहचान होगी। राम एक संज्ञा होगा, राम एक वचन होगा, राम पुल्लिंग होगा, ये सब उसकी विशेषताएं। फिर वाक्य की बात करें, वाक्य क्या होते हैं? वाक्य वो है जिनको शब्दों की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारे एक से शब्द, बहुत सारे शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। हम वाक्य विचार में पढ़ रहे होंगे वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, वाक्य से संबंधित नियम वगैरह। इसी के साथ में आज की क्लास हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया देखने के लिए, और ध्यान से इन वीडियो को ध्यान देखा करिए, समझा करिए, लिखित रूप में रखा करिए। ओके।